Chapter 2, remaining part. Physical and chemical changes. What are physical and chemical changes? Physical changes means भौतिक परिवर्तन and chemical changes means रासायनिक परिवर्तन. ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है? फिजिकल चेंज का सेंस है कि जब कोई भी वस्तु अपने मूल रूप को एक रूप से दूसरे रूप, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर दे, लेकिन जिस कारण उसका चेंज हुआ है वो चेंज का रीजन यानी कारण अगर हम हटा दें तो वो फिर से अपने पुरानी अवस्था में आ जाए, तो इस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं. जैसे बच्चों, आप बर्फ को पिघला देते हैं, बर्फ को बाहर निकाल कर रख दीजिए तो अपने आप से वो पानी में बदल जाएगा. अपने फ्रीजर से आप पानी बना देंगे अपने निकाल करके बर्फ को, और फिर से यदि आपका वो पानी फिर से फ्रीजर में रख दिया जाए तो फिर से वो बर्फ में बदल जाएगा. तो इस प्रकार से बर्फ का पानी में बदलना और पानी का बर्फ में बदलना, ये दोनों इस चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं. और इतना नहीं, आप पानी को अगर भाप में बदल दिए होते तो भाप को भी ठंडा करके फिर से आप पानी में ले आते और पानी फिर से ठंडा हो जाता फ्रीजर में, बर्फ में बदल जाता. तो ऐसा ही चेंज जो कारण हटा देने के बाद फिर से अपने पुराने रूप में आ जाए, उस एक से दूसरे में हम आसानी से, पहले से दूसरे में, दूसरे से पहले में बदलते रहें, बदलने की क्षमता रखते हो, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन अर्थात फिजिकल चेंज कहते हैं. ऐसे चेंज को आप रिवर्सिबल भी कह सकते हैं. रिवर्सिबल मीन्स उत्क्रमणीय, अर्थात एक बार दूसरे में बदलने के बाद फिर से दूसरे से पुरानी अवस्था में आता है. जैसे हम लोग इसको इस प्रकार से इस निशान से व्यक्त करते हैं, ये हम लिख देते हैं आइस, और आइस को जब हम गर्म करेंगे तो ये बदल जाएगा वाटर में, और फिर जब ये कूल होगा तो बदल जाएगा आइस. इसीलिए ये जो फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है, इसे हम इस प्रकार के सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं. ये रिवर्सिबल का निशान है, इस निशान को हम रिवर्सिबल कहते हैं. रिवर्सिबल मीन्स reaction may held in both the direction, that is from forward to backward and backward to forward. Reaction never will be finished. क्रिया कभी भी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी. जितना भी आप करिए वो सब्सटेंस आपका एक से दूसरे स्टेट में, दूसरे से पहले स्टेट में आता रहेगा. अब तो फिजिकल चेंज में कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं रह गई, जहाँ तक हम सोचते हैं. और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप क्वेश्चन के रूप में पूछ भी सकते हैं. अब आप केमिकल चेंज की बात करें. केमिकल चेंज वो चेंज होता है
जो एक बार कोई भी सब्सटेंस अपने फार्म को, एक फार्म से दूसरे फार्म में आने के बाद आप आसानी से पहली अवस्था में नहीं ला सकते। आप ये कह सकते हैं कि आप पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। केमिकल चेंज इज द चेंज ऑफ एनी सब्सटेंस, चेंज ऑफ मैटर which cannot reverse again. That is, this symbol is applied for such one. Means एक बार अगर चला गया तो फिर से वो दूसरे में नहीं बदलता है। जैसे आप बच्चों ये दूध ले लेते हैं, मिल्क जिसको आप लेते हैं, milk is converted into curd. When milk is converted into curd, curd cannot be changed into milk again by any process. दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदल जाना, फिर दही से दूध में बदलना संभव। दूध से तो आप दही में बदल लेते हैं, लेकिन दही को फिर से आप दूध में नहीं बदल पाते हैं, कभी नहीं बदल पाएंगे। तो ऐसा परिवर्तन ही केमिकल चेंज। जैसे आपने आपकी इस किताब में भी एक एग्जाम्पल दिया है, कटिंग ऑफ ट्रीज। ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या है? पेड़ को काट दिया, तो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? भैया जब पेड़ को आप काट देंगे तो क्या कटे हुए पेड़ में फिर से आप उसको काटने के बाद, कोई पौधा, छोटा पौधा ले लीजिए उदाहरण के तौर पे, कोई बड़ा पेड़ मत लीजिए, छोटा पौधा ले लीजिए, काट दीजिए, काटने के बाद उसको फिर से फेविकोल से जोड़ दीजिए, तो क्या उसमें फिर से ग्रोथ होगी? नहीं होगी। फिर से ग्रोथ नहीं होगी। तो इसका मतलब एक बार में पेड़ को काट दिया तो फिर से वो आपके जोड़ने से पुरानी अवस्था में नहीं आया, तो इसे कहेंगे कि तो उसका केमिकल चेंज हो गया। तो इस प्रकार से दूध का दही में बदलना या पेड़ को काट देना, तो ये केमिकल चेंज के अंदर आता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस हो, आपने उसको एक फार्म से दूसरे फार्म में बदल दिया तो फिर से वो पुराने स्टेट में ना आए, तो उसे आप कहेंगे ये केमिकल चेंज है। नाउ एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होगी। इतनी सुगमता से ये बात अपने दिमाग में आप रख सकते हैं। Now the next point, some questions are given in our book. Question दिया गया है, classify the following as chemical or physical change. कटिंग ऑफ ट्रीज, पहला एग्जाम्पल अभी आपको हमने बताया कि पेड़ को काट दिया, तो पेड़ को काट देने के बाद उसमें जो केमिकल तो चेंज, अब आप पेड़ को काट देने पर उसका केमिकल तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन जो उसकी एक्टिविटी है, सेंस यहाँ ये देखा जा रहा है कि पेड़ को काट दिया तो काटने के बाद फिर से उसको जोड़ने के बाद वो पुनः अपना विकास, पुनः अपना डेवलपमेंट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से पेड़ को काट देने से ये कट गया, उसकी एक्टिविटी रुक गई, ये तो केमिकल चेंज हो गया। लेकिन पेड़ का जो भाग है उसका जो केमिकल था वो वैसे ही रहा, उसमें नहीं बदलता है कोई चीज़, लेकिन पेड़ की एक्टिविटी बदल गई, इसीलिए पेड़ को काट देने की क्रिया को आप केमिकल चेंज में रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ दिया गया है, मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन। तो अभी हमने एग्जाम्पल बताया आपको पहले से ही, चाहे वो बटर हो या आपका अभी आपके बोर्ड पर लिखा था कि आइस हो,
आइस को आपने वाटर में बदला था, उसी प्रकार से बटर को जब आप कूल कर देंगे तो कूल करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और जब फिर से बटर को आप गर्म करेंगे, फिर पहले जब वो आपने हॉट किया, गर्म किया, तो वो लिक्विड स्टेट में आ गया, फिर कूल कर दिया, फिर से सॉलिड स्टेट में आ गया। तो इस प्रकार से गर्म करने से वो लिक्विड स्टेट और कूल करने पर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता रहता है, यानी कि दूसरे में रिवर्सिबल रिएक्शन चलती रहेगी। तो इसे आप क्या कहेंगे, ये एक फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा में रस्ट लगना, रस्ट का मतलब होता है जंग लगना। अलमीरा इज मेड अप ऑफ आयरन, जो अलमीरा है वो लोहे का बना हुआ है। तो लोहे में, लोहे का फार्मूला क्या होता है, Fe, Fe। और जब Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है आयरन का ऑक्साइड, उसको फेरस ऑक्साइड कहते हैं, इसे फेरस ऑक्साइड कहते हैं। और ये फेरस ऑक्साइड फिर से जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बदल जाता है देखिए इस प्रकार से, ये बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 3O2 और ये 4FeO, इस प्रकार से बैलेंस कर लिया जाता है। आज इसको फेरस ऑक्साइड कहते हैं और इसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। फेरस ऑक्साइड ये फेरस ऑक्साइड है। और जब आप इसको लिखते हैं तो कुछ नहीं, ये OUS हटा देते हैं और OUS की जगह पर FeRRIC लिख देते हैं। डबल आर भी लिखते हैं और सिंगल आर भी लिखा जाता है। ये फेरिक ऑक्साइड हो जाता है। तो फेरिक ऑक्साइड ये हो गया, और फेरस ऑक्साइड इसी में OUS जोड़ दीजिए तो फेरस ऑक्साइड ये आयरन ये हो जाएगा। ये फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं। तो जब एक बार ये फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है तो ये फिर से ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करता, और इस प्रकार से ये पानी से भी रिएक्शन कर लेता है। आगे आयरन ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करके और इसका डिसोसिएशन हो जाता है, तो इसका जो केमिकल है वो केमिकल फॉर्म चेंज हो जाने की वजह से रस्टिंग को केमिकल चेंज के अंतर्गत रखा जाता है। इट इज ए केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। ये तो हमने अभी आपको पहले बता दिया, ये बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ये तो एग्जाम्पल में आपने सीख लिया था कि पानी का भाप में बदलना गर्मी से हुआ है। फिर जब आपने ठंडा कर दिया उसे, ठंडा होकर के खुद ही आपने देखा होगा घरों में कि ठंडा होकर के भाप पानी में बदल जाता है। एक दूसरे में बदल जाने की क्रिया जब ऐसी होती है तो उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen gas। पानी में जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, पहली बात तो ये जान लीजिए कि पानी में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट पास करने से उसका डिसोसिएशन नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, होगा लेकिन बहुत कम होगा।
तो इसको ब्रेक करने के लिए इसीलिए उसमें थोड़ी सी मात्रा नमक की मिला दी जाती है, जिससे उसका डिसोसिएशन आसानी से हो जाए। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा, टूटेगा, और इस टूटने के बाद हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और ये दोनों को जोड़ करके फिर से आप HOH बना लें तो वो आसानी से नहीं होता है। इसीलिए जब इलेक्ट्रिक करंट पास करके पानी को आप तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, इसे केमिकल चेंज कहा जाता है। इट इज केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोसिएशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर, डिसॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर। पानी के अंदर नमक का घुलना, तो पानी में नमक का घुलना या पानी के अंदर शुगर का घुलना या कोई भी चीज आप घोल देते हैं तो आप फिर गर्म करेंगे, पानी उड़ जाएगा, नमक आपको फिर से मिल जाएगा, यानी फिर पानी डाल दीजिएगा फिर घुल जाएगा। ये क्रिया एक दूसरे में परिवर्तनशील है, इसीलिए आप कहते हैं कि यह फिजिकल चेंज है। So this answer of such question is dissolving common salt in water is physical change. Making a fruit salad with raw fruits. कच्चे फलों से आप सलाद बनाते हैं, खीरा को काटते हैं, ककड़ी को काटते हैं, प्याज काटते हैं, ये सब काट करके आपने सलाद बना लिया। तो ये काट करके जो आपने बनाया है ये केवल फिजिकल चेंज किया है। प्याज काटने के बाद प्याज ही रहता है, खीरा काटने के बाद खीरा ही रहता है, या आपने जो कुछ भी मटेरियल सलाद में काटा है वो अपने रूप में ही रहता है, ऐसा नहीं है कि वो बदल जाता है काटने के बाद। इसीलिए जब आप फलों को काट करके कोई भी चीज़ जो आप सलाद में काटते हैं, गाजर है, खीरा है, टमाटर है, तो उसको काट करके जो आप सलाद बनाते हैं ये चेंज फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है। इसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। पेपर एंड वुड, देखिए भाई, कागज अगर जल गया या लकड़ी अगर जल गई तो क्या आप फिर से उस राख से कागज बना पाएंगे या लकड़ी बना पाएंगे? जी नहीं बना पाएंगे। प्रयास करके देख लीजिए। तो जब आप नहीं बना सकते, फिर से आप पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते, तो अब इसमें कुछ बुद्धि लगाने की ज़्यादा जरूरत है नहीं आपको। आप सुगमता से समझ सकते हैं भाई ये हम फिर से पुरानी अवस्था में ला सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज है। ये नहीं ला सकते हैं तो ये केमिकल चेंज है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हम समझते हैं कि आपको फिजिकल और केमिकल चेंज के क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, अगर आपने सीरियसली एक एक क्वेश्चन को, आप किताब को देखिए, एनसीईआरटी में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल रहे हैं। वैसे भी पढ़ते समय बुक को अपने सामने जरूर रखा करिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारियां मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जिसका मतलब होता है जिसमें और कोई चीज न मिली हो, कोई भी वस्तु ऐसी हो जो शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब क्या होता है भाई, एक ही चीज है, इसमें कोई दूसरी चीज नहीं मिली हुई है। तो इस प्योर सब्सटेंस क्या है? तो प्योर सब्सटेंस के यहाँ पर व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस पूछा गया है। टाइप क्या है? प्योर सब्सटेंस के टाइप। तो यहाँ पर बेटा आपको हम क्लियर कर दें कि सब्सटेंस जो होते हैं प्योर,
उनके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है एलिमेंट और दूसरा टाइप होता है कंपाउंड। एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? अटेंशन प्लीज। एलिमेंट बोर्ड पर देखें, an element as a basic form. An element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. Again, फिर से एलिमेंट, an element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट, एलिमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तत्व। एलिमेंट को क्या कहते हैं? तत्व। एलिमेंट क्या होता है? एक एलिमेंट यानी कि एक तत्व, एक बेसिक फॉर्म किसी भी मैटर का। मैटर मतलब क्या होता है? कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, किसी भी पदार्थ का एक मूल रूप। बेसिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? मूल रूप है। बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, मूल रूप। एलिमेंट क्या होता है? बेसिक फॉर्म ऑफ ए मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसे हम और छोटे भाग में नहीं बांट सकते, किसी भी छोटे पार्ट में नहीं बांट सकते। इनटू सिंपलर सब्सटेंस। हाँ भाई, सिंपलर सब्सटेंस की बात कही गई है। एलिमेंट को सिंपलर सब्सटेंस में नहीं बांट सकते, लेकिन हमारा मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट को हम बांट नहीं सकते, एलिमेंट को हम सिंपलर सब्सटेंस में नहीं बदल सकते, बल्कि एलिमेंट जब टूटेगा तो उसमें से वो एलिमेंट जो है अपने अंदर क्या क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीन कॉमन तो आप सुनते ही होंगे। ये तीन कॉमन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये स्टेबल पार्टिकल होते हैं। और इसके अलावा आपको बहुत सारे अबाउट 24 अनस्टेबल पार्टिकल भी मिलेंगे, जैसे आप बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा बड़े होते चलिए, उनका ज़्यादा नाम नहीं, हम 2-4 का नाम ले दे रहे हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही केवल जाने कि उस एलिमेंट को हम तोड़ेंगे तो सिंपलर सब्सटेंस में नहीं बदल सकता। यहाँ बेसिक बात यह है कि सिंपलर सब्सटेंस में नहीं बदल सकता, वो अपना रूप खो देगा जब एलिमेंट को आप और तोड़ेंगे। उसमें से ऐसा नहीं कि टूटता नहीं है। पहले तो ये कहा जाता था कि कोई भी एटम टूट नहीं सकता। इसी एलिमेंट को एक सबसे जो इसका छोटा, किसी भी एलिमेंट का जो छोटा पार्ट होता है उसे हम एटम कहते हैं। इसी को ही एटम कहा जाता है। भाई एक यूनिट, 1 यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम। यू कैन से इन योर सेंटेंस। तो बेटा ये एलिमेंट के बारे में आपने इतना जान लिया। एलिमेंट जो होते हैं उनको आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वायर। आप मेटल की बात करें, मेटल क्या होते हैं, तो मेटल की डेफिनेशन क्या होती है पहले ये बता दें आपको। हालांकि आप आगे पढ़ेंगे, आपके बुक से थोड़ा सा बियॉन्ड है, लेकिन आपको दिमाग में रखना चाहिए आसानी से।
जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकता हो उसे मेटल कहते हैं। डेफिनेशन है, those elements have tendency to lose their electron easily are called as metals. For example, gold, silver, sodium, पोटेशियम, ये सभी मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपने आसानी से लूज नहीं करते, उन्हें या लूज नहीं करते या बहुत आसानी से लूज नहीं करते, उन्हें नॉन मेटल कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सभी अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करते, इनके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होता है। तो बेटा ये मेटल में, जैसे आपने मेटल की बात किया, तो मेटल में आपने बताया एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। और फिर आप मेटलॉइड की बात कर रहे हैं, तो मेटल के बाद फिर नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। तो नॉन मेटल अभी आपको बताया गया कि जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज ना करें उन्हें नॉन मेटल कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड को कहते हैं, बल्कि तो मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं? मेटल को धातु कहते हैं। और नॉन मेटल को आ लगा देते, छोटा आ, जानते हो, छोटा आ, धातु। और मेटलॉइड को कहा जाता है उपधातु। ये मेटलॉइड जो होता है इसमें मेटल के और नॉन मेटल के दोनों के प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। दैट मीन्स दे लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन बट नॉट इजिली। दे आर एबल टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन बट नॉट इजिली। इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे लेकिन सुगमता से, मेटल की तरह से नहीं। और ये भी नहीं कि नॉन मेटल की तरह से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ही लूज नहीं करेंगे, ये लूज करेंगे लेकिन आसानी से नहीं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। हाँ भाई, ये एक्सेट्रा लिखते हैं हम। एक्सेट्रा का मतलब होता है आदि। ETC से क्या कहते हैं? एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब होता है आदि। जैसे कि इसी पर खत्म नहीं हो जाता। और भी मेटल्स हैं, और भी नॉन मेटल्स हैं, और भी मेटलॉइड हैं, जो कि आप थोड़ा अगले क्लास में पढ़ेंगे, जिनको आप धीरे धीरे करके जानकारियां प्राप्त करेंगे। इनके बारे में आपको ये जानने के बाद, देखिए बेटा, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है? मेटल की प्रॉपर्टीज, पहली बात तो हम आपको बता दें, कंडक्टिविटी पर बात करें। कंडक्टिविटी क्या होती है? जब कोई भी सब्सटेंस हीट या इलेक्ट्रिसिटी को अपने एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाता है तो उसे कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर मीन्स सुचालक। जैसे आपके घरों में यूज की जाने वाली जो यूटेंसिल्स हैं, आपके घर में
जो यूटेंसिल है, जैसे कि कलछल है, तो उसमें इसको ब्लैडर बोलते हैं किचन में, उसमें अगर पीछे एक हैंडल नहीं लगा हुआ है टॉर्क का, तो आप देखते हैं कि आगे अगर उसको आप आगे गर्म होता है तो पीछे भी धीरे धीरे करके गर्मी आ जाती है। आप लोहे का एक राड लीजिए और उस राड को चलती हुई आग में रख दीजिए और दूसरे सिरे को पकड़े रहिए, तो आप क्या पाएंगे कि धीरे धीरे करके आपके हाथ वाला जो सिरा है वो भी गर्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें थर्मल कंडक्टिविटी है। भाई देखिए, इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, ऐसी गलती मत करिएगा कि लोहे के राड से आप इलेक्ट्रिक को छू दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बहुत स्पीड से तुरंत आ जाएगी और पूरे फार्म में आएगी और आपके हाथ के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाएगी। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी किसी मेटल को लेकर के आप इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना तार घर में, उसको मत छूइएगा, क्योंकि उसमें कंडक्टिविटी होती है। आपने लकड़ी अगर लेकर के छुआ तो लकड़ी में कंडक्टर नहीं होता, लकड़ी ना, लकड़ी का कोई चीज लेकर के या प्लास्टिक का कोई चीज लेकर के आप छूते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक नहीं आता, इसे इंसुलेटर कहते हैं। अब यहां पर आपको एक बात बताते चले कि जो मेटल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और जो नॉन मेटल हैं वो इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर को कहते हैं कुचालक और कंडक्टर को कहते हैं सुचालक। कुचालक और सुचालक बात जानते हैं ना, सुचालक ऐसे लिखा जाता है, और इस सु के जगह पर कु लिख दीजिए तो वो कुचालक हो जाता है। और इसको कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर। और इसे कुचालक जब रहता है इसे इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर, INSULATOR। Any problem? There will be no problem at all. सेकेंड पॉइंट, जो मैटर है उनके लिए लश्चर। लश्चर का मतलब होता है, लश्चर क्या होता है? लश्चर हो गया, बताओ। मीन्स, लश्चरस मीन्स क्या होता है? चमक। लश्चर मीन्स क्या होता है? चमक। तो लश्चर मेटल्स जो होते हैं उनमें अपनी चमक होती है। जैसे सोने को देखिए तो सोने में पीले रंग की चमक, और चांदी को देखिए सफेद रंग की चमक उपलब्ध होती है। बेटे देखिए, अगले दिन आपको मेटल और नॉन मेटल के कलर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके लिए आज एक दिन का इंतजार करिए। ओके, थैंक यू।